दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई 3 बहुओं की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में बहुत ज्यादा शक्तिशाली जादूगरनी रहा करती थी। वो हमेशा अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई करने के लिए किया करती थी। उस जादूगरनी की 3 बेटियां थीं, लेकिन तीनों बेटियां दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थीं। वो जादूगरनी अपनी बेटियों को जादू सिखा रही थी और खुद भी अलग अलग विधियों से अपनी बेटियों को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी कोशिशों में नाकाम थी। वो जादूगरनी अपनी बेटियों की शादी किसी अच्छे घराने में कराना चाहती थी, लेकिन कोई भी उनकी शक्ल सूरत देखकर उनसे शादी नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन जादूगरनी बहुत उदास बैठी थी और बहुत रो रही थी। मैं कितनी ज्यादा शक्तिशाली जादूगरनी हूँ, अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अफसोस अपनी बेटियों को सुंदर नहीं बना सकती। मेरी सभी बेटियों की शादी की उम्र हो चुकी है, मेरी बेटियों की अच्छे घराने में शादी नहीं हो पा रही। लालची और धोखेबाज तो बहुत आते हैं। अब मेरी भी उम्र हो चुकी है, पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए। मैं अपनी आँखों के सामने अपनी बेटियों की शादी कराना चाहती हूँ। आखिर कब अपनी बेटियों के हाथों में मेहंदी लगी देखूंगी, उनकी विदाई करूंगी। आखिर वो दिन कब आएगा वो दिन। इस तरह से जादूगरनी बैठी बहुत रो रही थी। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और वो जादूगरनी से कहती है, बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। मैं तुम्हारे दुख और तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकती हूँ और उम्र पर बेटियों की शादी न होने पर कितना दुख होता है मुझे अच्छी तरह से पता है बेटा। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। मेरे अपने 3 बेटे हैं, उनके लिए भी मैं समझदार और गुणी बहू की तलाश कर रही हूँ। तुम लोगों की कितनी मदद करती हो, जरूर तुम्हारी बेटियाँ भी तुम पर ही गई होंगी। क्या तुम अपनी बेटियों की शादी मेरे बेटों से कराना चाहोगी? अम्मा जी, आपने तो मेरी सभी मुश्किलों को हल कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सा मुहूर्त निकालकर अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। जादूगरनी खुश होकर घर चली जाती है, क्योंकि उस बुढ़िया ने अपने आप को बहुत अच्छे घराने का बताया था। जादूगरनी के जाते ही वो बूढ़ी औरत एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और बहुत खुश होती है। देखो, जादूगरनी कितनी आसानी से मेरे चंगुल में फंस गई। आखिर मुझे खतरनाक चुड़ैल डायना ऐसे ही नहीं कहते। मैं बहुत खतरनाक हूँ और कब से मुझे तेरी तलाश थी। आज तू मेरे सामने आ गई और मेरे शिकंजे में भी फंस गई। अब जैसे ही तेरे 3 बेटियों की शादी मेरे राक्षस बेटों के साथ होगी, उसके बाद मैं तेरी बेटियों की बलि चढ़ाकर उनकी सारी जादुई शक्तियाँ प्राप्त करके और भी ज्यादा खतरनाक चुड़ैल बन जाऊंगी। मुझे मात देने वाला कोई नहीं होगा। मेरा ही दुनिया पर राज होगा और किसी का भी नहीं। ऐसा कहकर वो चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश होती है। बेचारी जादूगरनी, उसे क्या पता था कि अब आगे उसकी बेटियों के साथ क्या होने वाला है। वो शादियों की तैयारियों में जुट जाती है। उसकी बेटियां भी बहुत खुश थीं कि अब उनकी शादी होने वाली है। मम्मी, देखिए, मैंने अपनी जादुई शक्तियों से अपनी सभी बहनों के लिए और अपने लिए कितना सुंदर सुंदर लहंगा बनाया है। और ये ज्वेलरी तो देखिए, हम सब अपनी अपनी शादी पर पहनेंगे। अच्छा है ना सब? हाँ, मेरी बच्चियों, बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इन्हें पहनकर तुम और भी ज्यादा सुंदर लगोगी। तुम्हारी शादी होगी, तुम दुल्हन बनोगी, मैं तुम्हें विदा करूंगी।
घर बिल्कुल सूना हो जाएगा बेटा। मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए मत करना। हमेशा लोगों की मदद करने के लिए करना, जैसा कि अब तक करती आ रही हो। ठीक है ना बेटा? माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम शादी के बाद भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए नहीं करेंगे। हमेशा जरूरतमंदों और परेशान लोगों की मदद के लिए ही करेंगे। और अब आप अपनी आंखों से आंसू क्यों बहा रही हैं? आप ही तो हमारी शादी कराने के लिए इतनी चिंतित थी, और अब हमारी शादी हो रही है तो आप रो रही हैं। चलिए अपनी आंखें साफ कीजिए, वरना हम सबको भी रोना आ जाएगा। इस तरह से वो जादूगरनी और उसकी तीनों बेटियां शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थीं। और वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल अपने तीनों राक्षस बेटों के साथ मिलकर अलग ही खिचड़ी पका रही थी। आखिरकार शादी वाला दिन आ ही जाता है। जादूगरनी की तीनों बेटियां दुल्हन बनकर जाती हैं, और जैसे ही उसकी तीनों बेटियों की शादी उन 3 राक्षसों के साथ होने वाली होती है कि तभी जादूगरनी को अपने जादुई गोले में उस चुड़ैल की हकीकत नजर आ जाती है। ये देखकर जादूगरनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो शादी को बीच में ही रोक देती है और चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल डायना, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। तू अपने तीनों राक्षस बेटों के साथ मेरी तीनों बेटियों की शादी कराना चाहती है। मुझे तेरे सभी नापाक इरादों के बारे में पता चल गया। अब मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगी। अब तो तू मेरे चंगुल में फंस गई। तेरी बेटियों की शादी मेरे राक्षस बेटों के साथ होने वाली है। बेटा, तुम रुको मत, फेरे लेते रहो। तुम्हें पता है ना आगे हमें क्या करना है? मेरी प्यारी बेटियों, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और यहाँ से तुरंत भागने की कोशिश करो। तुम्हारी जान खतरे में है। ये चुड़ैल डायना तुम सभी को मारकर दुनिया पर राज करना चाहती है। मेरे जीते जी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जल्दी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और यहाँ से भागो मेरी बच्चियों, यहाँ से भाग जाओ। मगर माँ, हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। चुड़ैल और उसके राक्षस बेटे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। आपकी जान को भी खतरा है। हम आपको लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप भी हमारे साथ जाएंगे। बेटा, मेरी बात को समझो, हमारे पास समय नहीं है। जल्दी से यहाँ से भागो। और बेटा, मुझे पता है कि मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं आऊंगी। तुम सब अपने लिए अच्छा सा वर ढूंढकर शादी कर लेना। मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। जाओ बेटा, जाओ, यहाँ से तुरंत जाओ। जादूगरनी की तीनों बेटियाँ अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और वहाँ पर जादुई कालीन प्रकट करती हैं और उस पर बैठकर तीनों राक्षस से बचकर वहाँ से भाग निकलती हैं। और वो जादूगरनी उस चुड़ैल का और तीनों राक्षस का सामना करती है। वो जादूगरनी तीनों राक्षस को तो मार देती है, लेकिन वो चुड़ैल डायना को नहीं मार पाती। वो सिर्फ जख्मी हो पाती है और इसी लड़ाई में जादूगरनी की मृत्यु हो जाती है। चुड़ैल जादूगरनी को मारकर उसकी तीनों बेटियों का पीछा करती है और वो उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, तुम्हारी माँ ने तो मेरे तीनों राक्षस बेटों को मार दिया, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को भी बहुत अच्छा सबक सिखाया। अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बची और अब तुम भी नहीं बचोगी। तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरे पास आ जाएंगी। अगर तुम मेरे राक्षस बेटों से शादी करती तो मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती, लेकिन ज्यादा नहीं तो थोड़ा और बन ही जाऊंगी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर चुड़ैल तीनों बहनों को मारने के लिए जैसे ही हमला करती है तो तीनों बहनें अपनी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और उस जख्मी चुड़ैल डायना को मार देती हैं। लेकिन इस हमले में उनका
जादुई कालीन डिसबैलेंस हो जाता है और तीनों बहनें एक खेत में जाकर गिर जाती हैं, जहाँ पर 3 भाई खेतों में मजदूरी कर रहे थे। तभी वो तीनों बहनों के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे तुम आसमान से नीचे कैसे गिरी? और तुम कौन हो? कहीं तुम चुड़ैल तो नहीं? अरे नहीं नहीं, हम चुड़ैल नहीं हैं, बल्कि हम तो चुड़ैल से बचकर यहाँ पर आए हैं। उस चुड़ैल ने हमारी माँ को भी मार दिया। अब हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, हम तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकते। हम पहले ही बहुत गरीब हैं। हमें माफ कर दो। देखो, तुम खाने पीने की चिंता मत करो। अगर तुम हमसे शादी करोगे तो तुम्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम तीनों बहनें जादुई हैं। हम अपनी जादुई शक्तियों से कुछ भी चीज प्रकट कर सकते हैं। तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तुम तीनों भाई हमें नेक और अच्छे लग रहे हो। वो बात अलग है कि तुम हमारी बदसूरती देखकर हमसे शादी ना करो। तीनों भाई बहुत ही अच्छे थे। उन्हें रंग रूप से कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें सिर्फ अच्छे दिल वाली लड़कियों की जरूरत थी, जो तीनों बहनों के पास था। और वो तीनों भाई तीनों बहनों को लेकर अपने घर जाते हैं और अपनी माँ रमाबाई से मिलाते हैं। तीनों भाइयों की माँ ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर अपने बेटों की शादी उन तीनों बहनों से करा देती हैं। शादी होते ही तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती हैं, बिल्कुल परियों की तरह। ये देख तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी बड़ी बहन कहती है, मेरी शक्ति से ये झोपड़ी एक महल जैसे घर में बदल जाए। बड़ी बहू के इतना कहते ही वो झोपड़ी सुंदर से महल में बदल जाती है। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरी बहू घर के अंदर अपनी जादुई शक्तियों से बहुत सारा राशन, खाने पीने की चीजें प्रकट कर देती है और तीसरी बहू अपनी जादुई शक्तियों से सभी के लिए सुंदर सुंदर कपड़े प्रकट कर देती है और सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एक गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। अंजलि गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी। उसके माता पिता मजदूर थे और मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते थे। अंजलि पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। जैसे तैसे वो अपनी 12वीं की कक्षा पास कर लेती है। माँ, मैंने अपने स्कूल की सारी पढ़ाई पूरी कर ली है। माँ, मुझे अब आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा। अपने गांव में कोई भी कॉलेज नहीं है। माँ, मेरे सारे दोस्तों ने अपने एडमिशन शहर के अच्छे कॉलेजेस में करवाए हैं। बिटिया, हम तुझे आगे नहीं पढ़ा सकते बेटा। अब हमारे पास तुझे आगे पढ़ाने के लिए पैसे वैसे भी नहीं है। अब तू ही बता बेटा, बिना पैसों से हम तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करवाएंगे? तेरे पिता भी अक्सर बीमार रहते हैं। आजकल वो मजदूरी पर भी नहीं जा पा रहे। इसके बाद तेरी शादी के बारे में भी सोचना है बेटा। कोई बात नहीं माँ, मैं सिलाई सीख लेती हूँ। उसके बाद थोड़े बहुत पैसे मैं भी कमाऊंगी और आपका हाथ बटाऊंगी माँ। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके स्कूल के प्रिंसिपल उनके घर आते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो बेटा, जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो। मास्टर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम समझे नहीं। अरे बहन जी, हमारी बिटिया अंजलि पढ़ाई में बहुत होशियार है। आपको उसका भविष्य बनाना चाहिए। रही बात पैसों की, तो पैसा हमारे स्कूल देगा। वो इसकी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। आप बस इसके रहने और खाने का खर्चा उठा लीजिए। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर अंजलि की माँ और पिता दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जरूर मास्टर जी, आपने हमारी बेटी का भविष्य बनाने में हमारी मदद की। आपने जो हमारी बेटी की पढ़ाई के खर्चे की जो जिम्मेदारियाँ ली हैं,
उसका एहसान हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे मास्टर जी। अच्छा बहन जी, मैं चलता हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। बिटिया, ऊपर वाले ने तुझे आगे पढ़ाने का रास्ता दिखाया है। हम थोड़ी और मेहनत करके तुझे हर महीने रहने और खाने का खर्चा पहुँचाते रहेंगे। तुम हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं करना बेटा, और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। अंजलि अपना सारा सामान बांधकर शहर के लिए रवाना हो जाती है और वहाँ पर एक हॉस्टल में रहने लगती है। शहर के कॉलेज में सभी बच्चे बहुत अमीर घर से थे। उसी कॉलेज में आरती नाम की एक लड़की पढ़ती थी। आरती बहुत ही रईस खानदान से थी। अरे वो देखो, बहन जी आई है गांव से। बहन, कौन से गांव से हो तुम? मैं जौनपुर गांव से हूँ। हाँ, वो तो तेरे कपड़ों से ही पता चल रहा है कि तू किसी गांव की ही है। सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। अंजलि उन लड़कियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अंजलि कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई करती है, लेकिन कुछ समय बाद उसके माता पिता उसे पैसे देना बंद कर देते हैं। अरे, इस महीने माँ और पिताजी ने पैसे नहीं भेजे। मैं हॉस्टल की फीस कहाँ से भरूंगी? ऊपर से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अंजलि अपनी माँ को फोन करती है। हेलो बेटा, कैसी है तू बिटिया? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपने इस महीने मुझे पैसे क्यों नहीं भेजे? माँ, सब कुछ तो ठीक है ना? बिटिया, तेरे पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं बेटी, और मुझे भी मालिक ने काम पर से निकाल दिया है। हमारे पास खुद खाने के लिए पैसे भी नहीं है। ऐसे में मैं तुझे पैसे कहाँ से दूं बेटी? माँ, अपना और पिताजी का ध्यान रखिए। मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत जल्द मैं एक नौकरी ढूंढ लूंगी। इतना कहकर अंजलि फोन रख देती है। हे भगवान, अब क्या करूँ? माँ को तो बोल दिया, लेकिन मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? और कॉलेज के साथ साथ नौकरी में कैसे करूंगी? कुछ दिनों बाद हॉस्टल का मालिक उसके पास आता है। क्यों रे लड़की, कितने दिनों से तूने हॉस्टल की फीस नहीं दी? चल जल्दी से पैसे निकाल। अंकल जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अगले महीने दोनों महीने के पैसे दे दूंगी। सुन लड़की, पहले ही तूने सस्ते में कमरा ले रखा है। वैसे भी इस कमरे के लिए अब ग्राहक आ चुके हैं। एक काम कर, जल्दी से ये कमरा खाली कर दे। वो आदमी अंजलि को हॉस्टल से निकाल देता है। हॉस्टल के बाहर आरती और उसकी अमीर सहेलियां खड़ी हुई थीं। अरे, उस भिखारन को तो देखो, इसे तो हॉस्टल से भी निकाल दिया है। हे भगवान, अब ये बेचारी कहाँ जाएगी? अरे, सड़क किनारे रह लेगी, इसकी यही औकात है। सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। अंजलि अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है और चलते चलते अंजलि एक नदी के किनारे बैठ जाती है और वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। उस नदी में सोना नाम की एक जल परी रहती थी, जो बेसहारा बच्चों की मदद करती थी। जल परी उसके सामने प्रकट हो जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ बिटिया, सब ठीक तो है ना? अंजलि जल परी को वो सारी बातें बताती है। रोना बंद करो बिटिया, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं दूर करने आई हूँ। उसके बाद जल परी 3 जादुई गुलाब प्रकट करती है। ये लो बिटिया, ये 3 जादुई गुलाब के फूल हैं। तुम इन गुलाब के फूलों को किसी खुली जगह पर रख देना। वहाँ पर जादुई गुलाब का घर प्रकट हो जाएगा। उस घर में तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जल परी की ये बात सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और परी को धन्यवाद करती है। उसके बाद वो गुलाब के फूल को किसी खुली जगह पर रख देती है। गुलाब के फूल को जमीन पर रखते ही वहाँ पर 3 बड़े गुलाब घर प्रकट हो जाते हैं।
ये देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और वो गुलाब घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है कि उस घर के अंदर सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी और उस घर से अंजलि जो भी मांगती थी उसे वो मिल जाया करता था। अंजलि तुरंत अपनी माँ को फोन करती है और अपने माता पिता को शहर में बुला लेती है। उसके माता पिता भी अब शहर में आ जाते हैं और उस जादुई गुलाब के घर के अंदर रहने लगते हैं। अंजलि जादुई गुलाब के घर से बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े मांगती है और उन कपड़ों को पहनकर अपने कॉलेज जाने लगती है। देखो तो जरा उसे, उस भिखारन के पास कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। अरे कहाँ से लाती है वो? हॉस्टल के मालिक ने तो उसे धक्के मार कर बाहर कर दिया था। उसके बाद भी उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है? बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। इसके कपड़े तो बहुत ज्यादा महंगे लगते हैं। एक काम करते हैं, आज घर जाते समय इसका पीछा करते हैं और पता लगाते हैं कि आजकल ये कहाँ जाती है और कौन है जो इसकी मदद करता है। कॉलेज के बाद अंजलि अपने घर जाती है। वहीं आरती और उसकी सहेलियां अंजलि का पीछा करती हैं। वो जादुई गुलाब के घर के पास पहुंच जाती हैं। अच्छा जी, तो इसके हाथ ये जादुई गुलाब का घर लग गया है। इस जादुई गुलाब के घर को मैं इससे छीन लूंगी। ये घर सिर्फ मेरा होगा। आरती के पिता एक बहुत बड़े अफसर थे। आरती अपने पिता को वो सारी बातें बताती है। ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुझे वो घर चाहिए, वो घर मैं लाकर तुझे दूंगा। अगले दिन आरती के पिता कुछ गुंडों को लेकर अंजलि के घर पहुंच जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, इस घर को जल्दी से खाली कर दो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करके तुम्हें बाहर फेंकना पड़ेगा। आरती के पिता की ये बात सुनकर अंजलि के माता पिता घबरा जाते हैं और तीनों घर को खाली कर देते हैं। उसके बाद आरती उस घर के अंदर अपने पिता के साथ जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करती है, उसे जोरदार करंट लगता है। मैं जादुई गुलाब का घर हूँ। मैं सिर्फ अच्छे और नेक दिल लोगों की मदद करता हूँ। अगर तुम सभी यहाँ रहे तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा और आज के बाद कभी भी इन लोगों को परेशान किया तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। गुलाब घर की ये बात सुनकर आरती और उसके पिता डरकर भाग जाते हैं और फिर अंजलि अपने माता पिता के साथ उस जादुई गुलाब घर के अंदर खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।